हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जो हमारे मूल अधिकार थे, वो टॉपिक हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसके चौथे भाग के अंतर्गत आते हैं। आज की हमारे इस टॉपिक की ये पहली क्लास है। ठीक है, तो अब तक जितनी भी टॉपिक्स की जो भी क्लासेस हुई हैं, जिन जिन बच्चों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को कीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। और ये जो ये टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी क्लास भी आप लीजिएगा, ये भी आपको अच्छे से सारी समझ आएंगी। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी भी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो आज जब हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ, इनका मीनिंग क्या है, क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और सबसे पहले कौन से देश में इनको यूज़ किया गया था, या फिर कौन से देश से भारत ने इनको एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। ठीक है, फिर हम उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषताएं हैं, आज हम उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि किस लिए हमारे ये संविधान में इनको इंक्लूड किया गया है, इनकी विशेषता क्या है। फिर इनका वर्गीकरण हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, इनका उल्लेख जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके चौथे भाग में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 36 से 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो भी बातें आती हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका विचार जो हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया संविधान निर्माताओं द्वारा, वो कहाँ से लिया था? 1937 में जो इनका निर्माण हुआ था आयरलैंड के संविधान में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डीपीएसपीज को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड के संविधान में कहाँ से इनको लिया गया था? आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति कौन से देश के संविधान में हुई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, स्पेन के संविधान में। लेकिन भारत स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान ने लिया, और फिर आयरलैंड के संविधान से भारत ने अपने संविधान में इसको इंक्लूड किया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया है? आगे बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया। अब ये जो तत्व हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने इनको क्या बताया? विशेषता वाला तत्व बताया। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ जो ये निर्देशक तत्व हैं, वो क्या हैं? वो भी क्या हैं? संविधान की आत्मा और दर्शन है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब ग्रेन ऑस्टिन जो थे, उन्होंने क्या कहा? निर्देशक तत्वों को या अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा।
तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, आगे हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जो निर्देशक तत्व हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मूलभूत इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम आज की क्लास में हम जानेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की? राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियां एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इट मीन्स के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जो उक्ति है इससे यह स्पष्ट होता है कि जो राज्य कोई भी नियम या कानून बनाता है तो उसको बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखकर तब कोई भी कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है कि जो संवैधानिक जो निर्देश हैं या फिर विधायिका हैं या कार्यपालिका और जो प्रशासनिक मामले हैं उनमें क्या है, राज्य के लिए एक तरीके से एक सिफारिश है। कौन कौन है सिफारिश? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब सरकार कोई भी नियम या कानून बनाती है, कोई भी नीति बनाती है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसमें नीति निर्देशक तत्वों में जो जो बातें बताई गई हैं, जो जो बातें कही गई हैं ना, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम या कानून तब बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए जो प्रशासनिक मामले हैं उनके लिए राज्य के लिए क्या है, एक तरीके से सिफारिशें हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। अब जो अनुच्छेद 36 है, आर्टिकल 36 है, तो उसमें राज्य की परिभाषा है। ठीक है, वो मैं बाद में जब आर्टिकल वाइज करवाऊंगी आपको तब और एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अब यहाँ समझ लो। तो जो अनुच्छेद 36 है उसके अनुसार भाग 4 में जो राज्य शब्द है उसका वही अर्थ है जो फंडामेंटल राइट्स में जो थर्ड पार्ट है उसका तीसरे भाग में जो राज्य शब्द का अर्थ है, इसमें भी उसकी वही डेफिनेशन है, वही परिभाषा है, इसका मीनिंग सेम है। ठीक है, इसलिए है केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोगों या सभी अन्य लोग प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह केंद्र और राज्य सरकारों की जो विधायिका है और कार्यपालिका है, उनके जो मतलब राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका के अंगों सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। कौन सम्मिलित करता है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी को ये लग रहा होगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये जो मैं इनकी विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। विशेषताएं आपको पता होनी जरूरी है। ये नहीं है कि बस हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है उनके बारे में पढ़ लिया बस छुट्टी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमको बस एग्ज़ाम ही निकालना है। हमको सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम के बाद भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। हमको पता तो होना चाहिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। तो इसलिए मैं सारा कुछ पढ़ा के चल रही हूँ। आपको जितना इम्पॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतना पढ़िएगा, मैं तो सारा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा निर्देशक तत्व आता है, मतलब जो निर्देशक तत्व की जो दूसरी विशेषता आती है, अब उस दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। मतलब ऐसा कहा गया है इसकी विशेषता के बारे में, इसकी एक ये भी विशेषता है कि जो भारत शासन अधिनियम है ना 1935, उनमें जो अनुदेश लिखे हैं तो उसी के समान है, मतलब एज उसी की तरीके से हैं, एक तरीके से जो निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, आगे है डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में, मतलब डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे, जो बाबा साहब थे, उन्होंने क्या कहा, उनके शब्दों में जो निर्देशक तत्व हैं अनुदेशों के समान है। मतलब उनकी हिसाब से भी या उनके शब्दों में भी जो निर्देशक तत्व हैं वो अनुदेशों के समान है।
जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की उपनिवेशिकता कॉलोनी के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। मतलब उनका कहना है, जो भीमराव अंबेडकर थे उनके शब्दों में, या उनका कहना ये है कि जो डीपीएसपीज हैं तो वो क्या है, अनुदेशों के समान है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जब ब्रिटिश सरकार का राज था भारत के ऊपर, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या फिर भारत की उपनिवेशिक कॉलोनियाँ, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अधीन थी, कि कॉलोनी इन द सेंस ऑफ कि जैसे राजा महाराजा तो हैं उस स्टेट के, लेकिन वो अधीन किसके हैं, वो ब्रिटिशर्स के अधीन है, तो एक तरीके से वो ब्रिटिश की कॉलोनी होगी, है ना। तो औपनिवेशिक कॉलोनी जो थी उनके जो गवर्नर थे उनको जारी किए जाते थे, मतलब उनको ये अनुदेश सब जारी किए जाते थे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो भी बातें बताई गई हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है, मतलब जो उनके लिए जो अनुदेश जारी किए हैं उनको क्या कहा जाता है, निदेशक तत्व। वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है, मतलब उन जो अनुदेश थे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उनका ही ये दूसरा नाम है। ऐसा किसका कहना है, भीमराव अंबेडकर का ऐसा कहना है। इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। इनमें केवल इतना अंतर है, जब तो गवर्नर जो होते थे या जो औपनिवेशिक जो कॉलोनीज होती थी उनके जो गवर्नर होते थे उनके लिए ये अनुदेश जारी किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके लिए ये अनुदेश है। बस इतना डिफरेंस है। बाकी जो 1935 के जो अधिनियम था उसमें जो उपनिवेश थे सेम ही उनसे इनका क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे तीसरी जो इनकी विशेषता है वो क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। मतलब जो आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य है उसमें क्या है, आर्थिक, फाइनेंशियली, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। इनका उद्देश्य क्या है कि न्याय में उच्च आदर्श बना रहे, स्वतंत्रता बनी रहे और समानता बनी रहे, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। जैसे कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें जैसा बताया गया है, जैसा परिकल्पित है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे आगे इसमें क्या क्या है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य, जो कि उपनिवेश काल में था। इनका जो उद्देश्य है, डीपीएसपीज का जो उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, ना कि पुलिस राज्य का, जैसा कि पहले था। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है, संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। संक्षिप्त में कहें या हम ब्रीफ में कहें तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आप अगली विशेषता पर चलते हैं। तो अगली विशेषता क्या है इसकी, आगे इसकी विशेषता है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इनका जो नेचर है, जो प्रकृति है नीति निर्देशक तत्वों की, वो क्या है, गैर न्यायोचित है। यानी कि न्यायोचित क्या होता है, यानी कि इनका हनन पर या फिर उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब गैर न्यायोचित का मतलब है कि यदि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यदि उनका हनन होता है तो हम, जैसे फंडामेंटल राइट्स का हम हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट डीपीएसपीज में यदि ऐसा होता है तो हम उस, मतलब जो हनन करता है उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अतः सरकार इन द सेंस ऑफ कि वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की हो या फिर स्थानीय हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए जो सरकार है इनको किसी भी जो
लोग हैं, जो जनता है, उन पर लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है संविधान आर्टिकल 37 यानी कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है, मतलब ऐसी बात आर्टिकल 37 में कही गई है कि जो सरकार है, केंद्र की हो, राज्य की हो या फिर स्थानीय हो, वो जनता पर इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जो निदेशक तत्व हैं वो क्या है, देश के शासन में एक तरीके से मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनको फंडामेंटल राइट्स की तरह लागू नहीं किया जा सकता। यदि उनका हनन होता भी है ना, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं कर सकते किसी भी पर्सन, या फिर कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई सरकार है, कोई है ना, कोई कंपनी है, तो हम क्या नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ इतना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इनका काम सिर्फ इतना है, जब भी सरकार द्वारा कोई भी मतलब एक तरीके से कोई भी नियम या कानून बनाया जाता है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए ही वो नियम या कानून बनाया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब कोई विधि है, कोई नियम है, कोई कानून है, कोई नीति है, सरकार अगर बना रही है तो इन सबको ध्यान में रखकर तभी कोई नियम कानून बनाया जाएगा। चलिए अब इसकी अगली विशेषता पर आते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। मतलब कि दोबारा से क्या कहा गया है, दोबारा से है कि इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। क्यों? तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। क्यों है? क्योंकि जो कानून की जो संवैधानिक मान्यता है उसके विवरण में न्यायालय इन्हें क्या करता है, देखता है। ठीक है, किस प्रकार देखता है, चलिए अब जानते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय पर पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावित करना चाहिए, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ये लगे, कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को यदि लगे कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनको क्या करना चाहिए, संवैधानिकता का निर्माण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावित करना चाहिए, मतलब इनको प्रभाव में लाना चाहिए, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। मतलब कि ये कह सकता है हाँ, इनको सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करवा सकता है, कर सकता है। ठीक है, इन केस यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या थे, ये निर्देशक तत्वों की जो थी ये विशेषताएं थी। तो आई होप आपको जो हमारे जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि हमारे संविधान के 4थे भाग में आते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल के लिंक को भी और बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल की क्लास में हम इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।